हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। हमेशा की तरह आज भी हम केस सिनेरियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इमेजिन यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर एंड जिस डिपार्टमेंट में अभी आप अपॉइंट हैं या काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट है मेडिकल सर्जिकल यूनिट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपने एक पेशेंट को रिसीव किया एंड पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, वो 26 ईयर ओल्ड है, मेल या फीमेल हो सकती है, विथ सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है उस पेशेंट को एंड डायरिया की हिस्ट्री है कि 8 to 10 एपिसोड्स पर डे उसको हो रहे हैं एंड समटाइम्स ओकेजनली उसमें ब्लड एंड म्यूकस भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है अनइंटेंशनल वेट लॉस ओवर पास्ट 3 months उसकी वजह से, एंड फटीग एंड वीकनेस है एंड लो ग्रेड फीवर भी है। ओके, इस हिस्ट्री के साथ हमने पेशेंट्स को रिसीव किया। सो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आवर प्रायोरिटी वर्क और द फर्स्ट थिंग विल टेक द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। तो वाइटल्स जब हमने लिए तो वाइटल्स में हमें बीपी उसका 95/57 देखने को मिला, हार्ट रेट 112 एंड रेस्पिरेटरी रेट 20 एंड टेम्परेचर उसको 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो उसके बाद पेशेंट एडमिट है, देन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट सम इन्वेस्टिगेशंस रन फॉर दैट पेशेंट। तो उसमें हम मिला कि उसका जो HB लेवल है वो 9.8 ग्राम पर DL है। पोटेशियम, ऑब्वियसली डायरिया है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा जिसमें पोटेशियम हमें 3.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिला है, दैट इज हाइपोकेलेमिया। एंड एल्बुमिन भी पेशेंट्स का 2.8 ग्राम पर DL है, वो भी कम ही है। ओके, तो इतने सारी चीज़ों को लाइक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, वाइटल्स लेने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं और पेशेंट्स ने जो सिम्टम्स प्रेजेंट किए हैं जिसमें हम एक डिजीज कंडीशन के वेरी क्लोज जा सकते हैं। सो वो डिजीज कंडीशन के बारे में हमें पढ़ना है आज। ओके, नाउ इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद व्हाट वुड बी आवर प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट। यहाँ पे तो हम कई सारे नर्सिंग असेसमेंट्स बना सकते हैं, बट प्रायोरिटी पे हम किस चीज़ को रखेंगे, विल सी। मैनी नर्सिंग असेसमेंट्स में आ जाएगा एक रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट्स को, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी एंड नॉलेज डेफिसिट। बट हमें प्रायोरिटी वाइज अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्योंकि हम अगर ABC से थिंक करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो एयरवे ब्रीदिंग में पेशेंट्स को अभी उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन वी कम टू सर्कुलेशन पार्ट, देन यस, वहाँ पे पेशेंट्स को अगर हम देखें तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है, लाइक हाइपोटेंशन है, पेशेंट्स को टैकीकार्डिया है, डायरिया है एंड लो पोटेशियम है। सो फ्लूइड लॉस विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को प्रायोरिटी देनी है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली, यस, जो हमारा डिजीज कंडीशन है, एंड दैट इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, दैट इज द IBD, एंड उसके दो पार्ट्स हैं, दैट इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द क्रोन्स डिजीज। बट ये जो पेशेंट आया है विथ प्रेजेंटेशन जो भी हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को सजेस्ट करता है। सो विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दैम। Okay, now IBD. What is IBD? IBD, it is a chronic autoimmune condition causing the inflammation of the GI tract. इसके दो टाइप हैं, that is the Crohn's disease and the ulcerative colitis. Okay, दोनों में डिफरेंस एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना है, क्योंकि इसके डिफरेंस ही दोनों को ऑप्शंस में अलग अलग टिक करने में हमारी हेल्प करेगा। तो क्रॉन्स डिजीज जो है उसको हम रीजनल एंटेराइटिस बोलते हैं, ग्रैनुलोमेटस कोलाइटिस भी बोलते हैं। ओके, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, क्रोन्स डिजीज माउथ टू एनस एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है, बट अगर स्पेसिफिक ऑप्शंस देके आपको एग्जाम में पूछ ले कि टिक करना है करना है तो उसमें आपको इलियम ढूंढना है। ओके, एंड अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की वही बात करें तो वो कोलोन एंड रेक्टम में ओनली होता है। सो ध्यान रखना है, कोलोन एंड रेक्टम अगर क्वेश्चंस में स्पेसिफाई करता है तो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ जाना है। नाउ पैटर्न्स की बात करें, ये भी बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन है दोनों में, क्योंकि जब भी हम एंडोस्कोपी के अंदर देखते हैं इन दोनों के रिजल्ट्स तो हमें स्किप लीजन्स मिलते हैं क्रॉन्स डिजीज में, मतलब एबनॉर्मल एंड नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड नॉर्मल हमें दिखते हैं वहाँ पे। तो उसकी वजह से वहाँ पे कॉबल स्टोन अपीयरेंस हमारे जो रिपोर्ट्स आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन होता है एंड ब्लीडिंग रहता है वहाँ पे। ओके, नाउ
डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसम्यूरल ऑल मतलब ऑल लेयर्स में, यानी कि क्रॉन्स डिजीज जो है वो जीआई ट्रैक्ट के सभी लेयर्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजल लेयर को अफेक्ट करते हैं। सो अगर हमें एंडोस्कोपी के अंदर म्यूकोजल लेयर्स विद ब्लीडिंग्स एंड ऑल ये सब दिख रहे हैं सुपरफिशियली, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को सजेस्ट करता है। जीआई ट्रैक्ट्स के जितने भी लेयर्स हैं, जिसके डिटेल्स पूरे क्या क्या होते हैं, वो दूसरे वीडियो में यहाँ यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ पेशेंट का अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो स्टूल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे मे हैव ब्लड, लाइक जो हमारा क्रोन्स डिजीज है उसमें ब्लड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है मोस्टली हमें उसके जो डायरिया हो रहे हैं पेशेंट को, उसमें ब्लड एंड म्यूकस दिखेंगे। सो जब हमने यहाँ पे एक पेशेंट का केस सिनेरियो ऊपर देखा था जिसमें पेशेंट की डायरिया की हिस्ट्री थी एंड उसमें म्यूकस एंड ब्लड थे, तो उसका आंसर अल्सरेटिव कोलाइटिस गया था। ओके, नाउ कॉम्प्लिकेशन, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अगर क्रॉन्स डिजीज प्रोसीड मतलब आगे बढ़ा, कॉम्प्लिकेटेड आगे जाके हुआ, तो क्या क्या उससे चीजें और दिक्कत आ सकती है, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्रॉन्स डिजीज में टिक करना है, फिस्टुला एंड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो उसमें टॉक्सिक मेगाकोलोन, यस ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। अगर टॉक्सिक मेगाकोलोन पेशेंट्स लाइक अगर उनमें दिख रहा है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म द हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर पर्सनल जो भी वहाँ पे हैं, डॉक्टर फिजिशियंस, उनको इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना है। तो ये टॉक्सिक मेगाकोलोन में होता क्या है, लाइक वहाँ पे हमें एब्सेंट बॉल साउंड मिलेगा देखने को विथ रिजिड एब्डोमेन, जो कि पेरिटोनाइटिस का एक इंडिकेशन है। सो ये इमरजेंसी कंडीशन है, सब चीज़ को छोड़ के हम इसको प्रायोरिटी देंगे वहाँ पे पेशेंट के लिए एंड इन्फॉर्म करेंगे। ओके, नाउ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जो पॉइंट्स है डिफरेंस में दोनों के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके, सो कीप दिस ऑल थिंग्स इन योर माइंड। नाउ साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है दोनों टाइप्स के लिए, लाइक क्रॉनिक डायरिया होगा, ऑब्वियसली एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग रहेगा जिसकी वजह से वेट लॉस, फटीग एंड ब्लीडिंग समटाइम्स होंगे। एनीमिया में पेशेंट को एनीमिया हो सकता है एंड डिहाइड्रेशन तो रहेगा पेशेंट को। ओके, नाउ ये सब होने के बाद हम एक चीज़ और देखेंगे, लाइक पेशेंट्स को इतने हो रहे हैं तो कुछ रीजन जानना चाहते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, दैट इज पोटेशियम इम्बैलेंस हुआ, पेशेंट्स का कम हो गया, एल्बुमिन भी कम हो गया, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। सो विल सी हियर, लाइक पोटेशियम कम है, तो पोटेशियम कम क्यों है, ड्यू टू द क्रोनिक डायरिया। ओके, नाउ इम्पेयर्ड कॉलोनिक रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो कोलोन पार्ट है पेशेंट्स का वो अफेक्टेड है, वो डिजीज कंडीशन में है, जिसकी वजह से हमारा पोटेशियम का वहाँ पे ये अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। नाउ पेशेंट्स का जो गट है, आई मीन से लाइक जो भी अफेक्टेड एरिया है पेशेंट्स का, जो पेशेंट्स जो होंगे वो फूड लेने के लिए उतना नहीं चाहेंगे, वो अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से उनकी इनटेक कम हो जाएगी, तो उसमें भी पोटेशियम कम होने के चांसेस हैं। इंक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, पेशेंट्स को ऑलरेडी डिहाइड्रेशन है जिसकी वजह से रीनल एक्सक्रीशन इंक्रीज्ड हो गया है रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन एंड अल्डोस्टेरोन एक्टिवेशन, जिसकी वजह से यस पोटेशियम और कम होगा। एंड एल्बुमिन क्यों कम है, ड्यू टू द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ओके, पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक, एल्बुमिन एक्चुअली हमारे बॉडी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताता है एंड ऑब्वियसली द एल्बुमिन लेवल। तो जो अगर पेशेंट्स को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी इज यूज्ड, सो वहाँ पे एल्बुमिन कम मिलेगा, पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक है उसकी वजह से एल्बुमिन कम मिलेगा। एंड लॉस ऑफ प्रोटीन थ्रू द इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इसकी वजह से जो है एल्बुमिन वो भी वहाँ से लॉस होगा। सो ये ध्यान रखना है विथ रैशनल, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देते हैं। ओके, नाउ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट वुड बी द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, तो सबसे पहले हम डाइटरी मैनेजमेंट पे आते हैं। यस, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, गोल तो सबसे पहले हमारा है कि रिड्यूस बॉयल इरिटेशन, सो दैट कि पेशेंट को खाना खाने की इच्छा हो एंड पेशेंट खाने की वजह से माल नरिश्ड ना हो। ओके, तो प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, ये भी हमारा एक गोल होगा। एंड देन करेक्ट द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस, यस पेशेंट को काफ़ी डायरिया हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो हो ही रहा है। एंड देन प्रोमोट द इंटेस्टाइनल हीलिंग, तो ये सब चीज़ें गोल में हमारे रखते हुए हम किस टाइप के फूड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग एग्जाम में नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन में कौन कौन से डाइट एडवाइस करनी है। सो पहला ऑप्शन एंड इज लाइक लो रेसिड्यू एंड द लो फाइबर डाइट। यस,
लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस द स्टूल वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से लेस डायरिया होगा एंड क्रैम्पिंग होगा। तो उसमें जो खाने में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वाइट राइस हो सकते हैं, वाइट ब्रेड हो सकते हैं एंड मैश्ड पोटैटो हो सकते हैं। कभी कभी लो रेसिड्यू डाइट ना देके ये इनके एग्जाम्पल्स के नेम भी दे सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। क्यों? क्योंकि हमारा गोल है पेशेंट्स का जो प्रोटीन लॉस हुआ है स्टूल के थ्रू उसको हम मैनेज करें, प्रिवेंट मसल वेस्टिंग एंड इम्प्रूव्स द लो एल्ब्यूमिन। तो हम पेशेंट को हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट के लिए भी बोलेंगे, जो कि किस में मिल सकता है, हमें एग हो सकता है, फिश हो सकता है, स्मूथ नट बटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्वियसली एडिक्वेट फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील के लिए बोलेंगे एंड लो फैट डाइट। लो फैट डाइट समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट्स को के स्टूल में एक्सेस फैट आने लगते हैं, जो एक टर्म है स्टीटोरिया। ये एग्जाम्स में एक अलग से टर्म देके भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लाइक एक्सेस फैट इन स्टूल इज कॉल्ड स्टीटोरिया। तो अगर पेशेंट को ये हो रहा है तो हम लो फैट डाइट पेशेंट को हम बोलेंगे। नाउ डाइटरी मैनेजमेंट के बाद हम मेडिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। एग्जाम्स में हमारे नर्सिंग एग्जाम्स में इस पार्ट से लाइक ये टैबलेट्स जो भी मोस्टली यूज होते हैं उनके नाम्स होते हैं, ड्रग कैटेगरीज जिसको बोलते हैं कैटेगरीज, वो विद फंक्शन हमें याद रखने हैं। सो टू मैनेज द इन्फ्लामेशन हमने एमिनोसैलिसाइलेट दैट इज द सल्फासेलाजिन, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला है क्योंकि ये मिलेंगे आपको, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये ध्यान रखना है। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट का इंडिकेशन सबसे पहले क्या है, लाइक सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो गया, यस पेशेंट्स का वहीं पे परफोरेशन जो हमने बात किया था, मेगाकोलोन, ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो गया तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर कैंसर का रिस्क हो गया तब भी हो सकती है, एंड फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी, तभी हम सर्जरी पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो लाइक सर्जरी जो है वो क्यूरेटिव की तरह काम करता है इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड लाइक वर्क एज एन पैलिएटिव इन क्रॉन्स डिजीज, ये भी याद रखना है। ओके, नाउ अगर स्पेसिफिकली सर्जरी का नाम अलग अलग देके पूछे किसमें कौन सा परफॉर्म करते हैं, तो वो लाइक कहाँ पे डिजीज हो रहा है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो वो हमने देखा था कि कोलोन एंड रेक्टम में हो रहा था मोस्टली, तो अगर उसकी रिमूवल की हम बात करते हैं दैट इज द टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी बोलते हैं, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में परफॉर्म किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द इलियल पाउच दैट इज द एनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं, जिसमें कि इलियम फॉर्म्स करता है पाउच को, जो कि कनेक्ट किया जाता है एनस से। ये जो नाम है सर्जिकल प्रोसीजर के, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं ये भी याद रखना है, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द कोलेक्टमी विथ इलियोस्टमी। अगर हम क्रॉन्स डिजीज पे आते हैं तो बॉल रिसेक्शन एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिक्चरोप्लास्टी। ओके, स्ट्रिक्चरोप्लास्टी में क्या होता है, वाइडन करते हैं हम नैरो बॉल को, जो भी उसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम वाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ एब्सेस, ड्रेनेज एंड द फिस्टुला रिपेयर। सो दीज ऑल आर अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ आईबीडी। लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको स्ट्रेट नहीं देते हैं, कभी कभी वो लाइक थिंक करने को मजबूर करते हैं। सो हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए रेडी रहना। एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में देके आपको दिखा रही हूँ। Here, first question is, which of the following is a common extra-intestinal manifestation of IBD? Like extra-intestinal मतलब वहाँ intestine के अलावा बॉडी में अलग सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं, लाइक हाइपोटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, हेयर लॉस, हियरिंग लॉस, लाइक दीज ऑल आर द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। तो इसमें से कौन सा हमें IBD में देखने को मिलेगा? तो अभी तो हमने पढ़ा था पूरा डिटेल में, ऑल मैनिफेस्टेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हेयर लॉस, हियरिंग लॉस, ये सब की चीज़ें हमें उतनी नहीं देखने को मिला है, लाइक ये पॉसिबल नहीं है। एक आता है यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, इस पे हमें थिंक करना है क्योंकि हमने डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा है, बट यस ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। क्यों? पेशेंट जो मेडिसिन ले रहा था यहाँ पे, एक हमने देखा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है क्लास, ठीक है। अब ये स्टेरॉइड्स ले रहे हैं पेशेंट, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, एंड आईबीडी खुद एक ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है, तो डबल रिस्क है पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होने में। क्रॉनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लीड्स टू डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसकी वजह से इंक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन, और ये सप्रेस करता है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को एंड इंक्रीज करता है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को। सो इनकी वजह से पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। सो हमें एक स्टेप आगे जाके थिंक करना है कि वो जो ड्रग है उसके क्या फंक्शंस हैं
और हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द विच डाइटरी मॉडिफिकेशन इज ऑफन रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विद क्रॉन्स डिजीज। तो हमने देखा होगा ऊपर की लो रेसिड्यू डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट भी पढ़ा है, दोनों पढ़ा है, बट हमने प्रायोरिटी दिया है लो रेसिड्यू डाइट को, हाई प्रोटीन डाइट को कम प्रायोरिटी दिया है अगर दोनों एक साथ पूछ दिया तो। क्यों? क्योंकि लो रेसिड्यू डाइट है, ऑब्वियसली ये पेशेंट्स को अभी बॉयल इरिटेशन जो हो रहा है जिससे पेशेंट की इनटेक कम हो गई है उसको ये पहले रिजॉल्व करेगा, एंड देन उसके बाद हम थिंक करेंगे कि पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देनी है, तो प्रायोरिटी वाइज हम रखेंगे लो रेसिड्यू डाइट को। सो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं एक स्टेप आगे सोचना है कि ये क्या कर सकता है उस डिजीज कंडीशन से और वहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो करने में आपको बहुत ही ईजी होगा।